नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आरटीआई को लेकर के आरटीआई तो निरस्त कर दी गई है, लेकिन इस आरटीआई की वजह से, जी मैं बात कर रहा हूं वो आरटीआई जो आरटीआई एक्टिविस्ट ने लगाई थी इस बात को लेकर के कि सरकारी कितने नॉन गस्टेड हो चाहे गस्टेड हो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ताल्लुक रखते हैं। इस आरटीआई को 1 तारीख को लगाया गया था, 1 मई को लगाया गया था। उसके बाद 14 मई को उसको लेकर के एक ऑर्डर सरकार की तरफ से आता है और 4 जून को उसको खारिज किया जाता है। आरटीआई तो खारिज कर दिया, लेकिन बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं कि 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद क्या अभी भी ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग हैं जो सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने भी सरकार की, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार थी, उस कार्यकाल में भी भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित काम थे वो क्या नहीं कर पाई है। SRO 209 उसमें साफ साफ लिखा है, ये सरकारी SRO है, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है नॉन सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। बीजेपी हुकूमत में रही, क्या उस SRO से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम गायब नहीं हो सकता था, निकाला नहीं जा सकता था? लेकिन नहीं किया। अब मैं बात करता हूं कविंद्र गुप्ता की, जो फॉर्मर स्पीकर थे। उन्होंने अपनी सीट पर बैठ के कहा था कि मुझे फक्र होता है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सिपाही हूं। हम उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर SRO 209 में से जो सरकारी SRO है, इंपा में भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी उस SRO की कॉपी है, उसमें से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम क्यों नहीं निकाला गया। दर्शकों, जैसे कि हालात या स्थितियां परिस्थितियां नजर आ रही है, ऐसे लगता है कि 370 में संशोधन होने के बाद, 35A रिपील होने के बाद अभी भी ब्यूरोक्रेसी में, अफसरशाही में कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार की पोजीशन को एम्बैरस करना चाहते हैं। जो आरटीआई का अभी चल रहा है आरएसएस से लिंक्स को लेकर के, उसमें भी जो स्थितियां बन रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ लोग ब्यूरोक्रेसी में एम्बैरस करने के लिए आमद हैं। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं फॉर्मर स्पीकर, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता जी। कविंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। वेल कविंद्र जी, हम आपको देखते थे, आप चेयर पे बैठ करके, जब आप स्पीकर थे तब आप कहते थे कि जी मैं स्वयं सेवक हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। लेकिन अब जो हालात देख रहे हैं, आपको लगता है कि अभी भी अफसरशाही में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि पता करना चाहिए आरटीआई में कि एक सूचना देनी चाहिए कि किस किस के लिंक, सरकारी मुलाजिम के लिंक आरएसएस के साथ है। हालांकि आज कल एक आदेश जारी कर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है, लेकिन जो 19 अप्रैल से 4 जून तक इतना बड़ा फासला, ये पहले भी डिसीजन लिया जा सकता था। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लगता है कि एक बहुत बड़ी साजिश है राष्ट्रभक्त जो शक्तियों को हरास करने की और उनको ह्यूमिलेट करने की। आखिर राज्यपाल प्रशासन इसकी तरफ ध्यान को नहीं देता। आज भी जो लोग सत्ता में, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, उनकी मंशा क्या है, इसका ये क्लियर होनी चाहिए। ये कहीं वही टूल किट का हिस्सा तो नहीं जो हिंदुस्तान में अफरा तफरी फैलाना चाहती है। ये लोग क्या उन्हीं के इशारों पर तो काम नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। समय समय पर जो सरकारें रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही जिसने इमरजेंसी की, चाहे वो गांधी के मर्डर की बात की, ये सबसे निखर करके बाहर आया है। और इस प्रकार की राष्ट्रवादी ताकतों को हमेशा से, चाहे वो नेहरू की गवर्नमेंट हो, इंदिरा गांधी की सरकार हो या दूसरों, इन्होंने बैन लगाने की कोशिश की है। लेकिन लोगों ने जिस प्रकार से रिस्पॉन्स दिया है, आज इनको समझना चाहिए जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की साजिशें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आप चाहते क्या है कि जमायत इस्लामी की लाइन में हमें खड़ा करना चाहते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन की लाइन में खड़ा करना चाहते हैं। युद्ध हो या शांति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किसी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा राष्ट्रवाद का झंडा उठा करके चलते हैं और इस भारत के सम्मान के लिए हम हमेशा खड़े हैं। तो इसमें जांच की जाए, राज्यपाल पर्सनली ध्यान दे कि जिस प्रकार से एक साजिश हुई है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यहाँ तो किसी का ध्यान नहीं इन चीज़ों पर। अगर ये साजिश है तो उनको बाहर डिसमिस करना चाहिए। जी,
आपने कहा कि आरएसएस को जमात के साथ खड़ा किया जा रहा है, खड़ा किया नहीं जा रहा है। आप अगर सर्विस रूल पढ़ें, उसकी जो SRO 209 है, रूल नंबर 4 है, उसमें जमात के साथ आरएसएस को खड़ा किया गया है। इसके अलावा विचार तंजीमें और भी हैं, जिसमें आनंद मार्ग है, इस्लामिक स्टडी है, जमात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और उसमें इसको नॉन सेकुलर और कॉमनल कहा गया है। आप तो खड़े हैं ऑलरेडी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो जमात में ऑलरेडी खड़ा है, जमात के साथ लाइन में। इनको आंखों से पर्दा हटाने की जरूरत है। जो देश दुश्मन हैं उनके साथ इस प्रकार खड़े करना एक शर्मनाक बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किसी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आज भारत में हर व्यक्ति को पता है, अगर कोई समाज सेवी संस्था है, अगर कोई राष्ट्र हित में बात करती है, अगर कोई हिंदू हित में बात करती है, और हमने पूरे राष्ट्र को एक परिवार माना है, उसी तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करती है। और अधिकांश हमारे नेता इस समाज में रहते हुए एक तपस्वी की तरह काम करते हैं। उसी का आधार है कि आज अगर हिंदू राष्ट्र या हमारा भारत बचा हुआ तो इन्हीं के कारण से, और हमारा सपना है भारत को परम वैभव पर ले जाना, भारत को अखंड बनाना। तो कुछ लोगों को जरूर इससे तकलीफ होती होगी, तो उन्हीं वही कारण है कि इस प्रकार की जो कोशिशें की जा रही हैं। कविंदर जी, आम लोग ये देखना चाहते, सुनना चाहते, जानना चाहते, जमात, इस्लामिक स्टडी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में क्या फर्क है? देखिए, कहीं तुलना ही नहीं की जा सकती। एक एंटी नेशनल, एक राष्ट्रहित में, एक देश विरोधी और एक राष्ट्रभक्तों लोगों का टोला। कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तभी नज़दीक, ये कोई बताने की बात नहीं है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो गांधी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू से लेकर के जिन्होंने एक मन में गलत धारणा बनाई हुई थी, जब वहाँ पर जाकर देखा तो उनको सही पता लगा कि यहाँ पर ना तो कोई जातिवाद है, ना यहाँ पर कोई समाज में अलग अलग लोगों को अलग किया जाता है। एक यही संस्था है। और मैं ये साफ कहूँगा कि जमायत इस्लामी राष्ट्र के खिलाफ खड़ी होती है, पाकिस्तान के इशारों पर, और जो देश दुश्मन है, देश को तोड़ना चाहते हैं, उन्हीं के साथ खड़ी होती है। इसलिए मुझे तो लगता नहीं कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई जमायत इस्लामी से तुलना करे। जो इस प्रकार की तुलना करवाना चाहते हैं, उनके दिमाग में जो कीड़ा है वो निकाल दिया जाएगा। कविंदर जी, 1982 में, ये 24 मई 1982 में SRO बना था, जिसमें जमात को, RSS को और 6 और तंजीमें, 2 क्रिश्चियन थी, एक आनंद मार्ग, इन सबको एक साथ नॉन सेकुलर कहा गया था और साथ साथ कॉमनल कहा गया था। आपके पास हुकूमत आई, आपने PDP के साथ मिलकर हुकूमत की, केंद्र में आपकी सरकार है, क्यों नहीं आप RSS का नाम उसमें से हटा पाए? क्योंकि RSS आपके मुताबिक एक ऐसी संस्था, ऐसा स्वयं संगठन है जिसने हर समाज के लिए काम किया और समाज को, राष्ट्र को संगठित करने का प्रयास किया है। नहीं, मैं तो आपके पास मौका था कि आप RSS का नाम वहाँ से निकलवा सकते थे। मैं आपसे क्लैरिफिकेशन लेना चाहता हूँ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के संविधान में है या भारत के संविधान में? ये जम्मू कश्मीर के संविधान में है। संविधान में नहीं, सर्विस रूल जो होते हैं, अगर सर्विस रूल का SRO 209 है ये। अगर ये चीज़ें ध्यान में नहीं आई तो मुझे लगता है कहीं चूक हुई है। इस प्रकार की गलतियों को बड़ी जल्द सुधारने की जरूरत है। आखिरी सवाल कविंदर जी, क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए जिन्होंने RTI लगाई और उसके बाद इतना अपरेंटली प्रॉम्प्टली एक्शन लिया गया, और ख़ास तौर पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में? क्योंकि जब भी कोई विचारधारा बनती है, जो विचारधारा को ऑप्ट करते हैं वो स्टूडेंट्स ही लोग होते हैं, और स्टूडेंट से मांगा गया, स्टूडेंट्स में जो इम्प्लाइज है उनसे मांगा गया। देखिए, बिल्कुल, जिसने भी ये साजिश की है, इसको मैं साजिश कहूँगा, जिसने भी ये साजिश की है, एक नया चैप्टर खोलने की कोशिश की है, वो समाज का दुश्मन तो है ही, देश का दुश्मन है और जम्मू कश्मीर का दुश्मन है, और सरकार में रह करके, सरकार का पैसा खा करके गलत काम कर रहे हैं। और ये भी जानने की जरूरत है ये किसके हाथ में खेल रहे हैं। इसके पीछे कोई और लोग तो नहीं, जो ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट जारी की थी
क्या उन्हीं का हिस्सा तो नहीं है? इसके बारे में जानकारी मिलेगी तो दोबारा बात करेंगे। जी धन्यवाद कवि जी, शुक्रिया। दर्शकों, हमने इस बाबत रविंद्र शर्मा जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन है, उनसे बातचीत की। तो उनका क्या कहना है वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि वो भी इस पर सियासत करने पे आतुर थे। जी दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन एडवोकेट रविंद्र शर्मा। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक नई कंट्रोवर्सी बनती है, एक आरटीआई एक्टिविस्ट आरटीआई लगाता है कि सरकारी महकमों में कितने लोग आरएसएस से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, और 14 अप्रैल को ही सरकार आदेश भी जारी करती है डिपार्टमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। हालांकि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता कि नौकरी देने से पहले ये पूछा जाए कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं या नहीं, और उसके बाद 4 जून को सरकार आरटीआई खारिज करती है। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, बात यह है कि अब ना तो हमें आरटीआई देने का पता और किसने दी और किस मकसद से दी जी, और आरटीआई में किस अफसर ने उसके पास गई है। ज़ाब्ता तो यह है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है आप कंसर्न महकमे को आरटीआई एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे। मीडिया के माध्यम से ये पता चला है। ये एक बहुत बड़ा डिबेट है कि इस तरह की कई संस्थाएं हैं, ठीक है, जिसके हालांकि आरएसएस आज एक प्योरली नॉन पॉलिटिकल तो नहीं रही, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल है। देखा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी वहाँ जाके चर्चा करते हैं। मीडिया के माध्यम से पता लगता है कि आज मेंटर वही हैं बीजेपी के, गाइडेंस वहाँ से मिलती है। तो ये एक इशू कंट्रोवर्शियल है। किसी ने इतना किस जानकारी किस मकसद से मांगना चाहिए, क्योंकि इस वक्त एक डिपार्टमेंट के अंदर कोई सरकार जो है वो कुछ लोगों के खिलाफ, मुलाजमीन के खिलाफ उनके एंटीसीडेंट्स देख रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कंटेम्पलेटेड है। तो उस परिप्रेक्ष्य में किसने आरटीआई लगाई, किस मकसद से लगाई और उसके लिए क्या प्रोसीजर सरकार ने फॉलो किया, देने वाले वही और यही सरकार है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस वक्त आप जानते हैं वो केंद्र के अंदर है। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। लेकिन क्या रविंद्र जी आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? डू यू थिंक? नहीं, देखिए, राय हमारी कुछ नहीं रखती। हम तो कहते हैं पॉलिटिक्स एंड रिलीजन अलग रहना चाहिए। वो तो सुप्रीम कोर्ट का, देश का संविधान भी कहता है कि स्टेट हैज़ नो रिलीजन। सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि हम सेकुलर स्टेट और सेकुलर नेशन के हिस्सा हैं। हमारा आइन भी सेकुलर है कि कोई भी आदमी राजनीति करना है तो वो सामने अपना बताएगा कि मेरी राजनीतिक आइडियोलॉजी ये है। आज तक पहले तो आरएसएस जो है वो अलग दिखती थी भारतीय जनता पार्टी, वो कहते थे हमारी कोई विचारधारा नहीं है। आज तो कोई अंतर बीजेपी और आरएसएस में दिखता नहीं। किसी ने दी होगी, हम तो नहीं जानते, ना हमको उसका मालूम है। लेकिन बात यह है कि जब आप रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स करेंगे तो इस देश को खतरा है। चाहे वो किसी भी धर्म का इस्तेमाल हो राजनीति में, उससे इस देश की भिन्नताएं, जो डाइवर्सिटी है, वो उनको खतरा है कि उसमें टकराव होगा और उसमें देश की एकता और अखंडता जो है वो तार तार होगी। इसलिए मैं उस कंट्रोवर्सी में फ़िलहाल नहीं जाऊंगा। इस पर चर्चा होगी कि आरटीआई कौन देने वाला है, ना में हम जानते हैं, ना हमें जानकारी है, मीडिया के माध्यम से पता चला है। लेकिन क्या ऐसा कोई प्रोविज़न है? ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई सीएसआर में या कहीं प्रोविज़न है कि आप किसी की, कोई आरएसएस में जाता है, कोई किसी दूसरी शाखा में जाता है तो उसकी जानकारी सीआईडी के पास तो हो सकती है कि ना सरकार के पास या सरकारी महकमे के पास हो नहीं सकती। क्या वो जायज़ है मुलाजिम के लिए या नहीं है, उसके ऊपर चर्चा फिर किसी वक्त की जाएगी। क्यों कि आज की जो भूमिका है उसके ऊपर सवाल खड़े होंगे। अगर आप किसी दूसरे धर्म की संस्था के साथ अगर कोई जुड़ा हुआ मुलाजिम है, उसको आप इस बुनियाद पे डिसमिस करेंगे या इस पे करेंगे कि वो क्योंकि एक धार्मिक या ऐसी संस्था के साथ जुड़ा है जिसकी विचारधारा अलग है, तो या तो फिर ये यकसा होना चाहिए। तो अदरवाइज ये कंट्रोवर्सीज बनती हैं। इसका क्या मकसद है ये हम नहीं जानते, और इन चीज़ों से लाभ नहीं होना चाहिए कि आप कोई कंट्रोवर्सीज बढ़ाएं। हम इसके पीछे नहीं हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। 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 दर्शकों, बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन
सुनील सेट्टी, उनसे हमने बातचीत की और उनका ये कहना है कि इस एसआरओ को लेकर के रिविजिट करने की जरूरत है, यानी दोबारा इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। सेट्टी जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप हमें ये बताइए कि एसआरओ को लेकर के क्या संशय है, क्यों इसमें से आरएसएस को नहीं निकाला गया? एसआरओ 209 जो 1982 में जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी जम्मू कश्मीर में, उस टाइम पे इशू की गई, जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो नॉमिनेट किया गया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उस ऑर्गेनाइजेशंस को, उन एसोसिएशंस को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी उस लिस्ट में डाला गया, जिसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सारी की सारी वो हैं जो एंटी नेशनल, जिनके हिस्ट्री रही है, जिनका काम करने का जो है एंटी नेशनल रहा है काम तरीका। आरएसएस को जानबूझ के उस लिस्ट में डाला गया क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी और कश्मीर में आरएसएस को या भारतीय जनता पार्टी को विलन के तौर पे प्रोजेक्ट करना कश्मीर की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। हालात अब बदले हैं, अब लोगों को समझ आ गई कि आरएसएस जो है वो नेशनलिस्टिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की भलाई के लिए काम करती है। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग कश्मीर से भी आरएसएस के साथ जुड़े हैं, वो डिफरेंट रिलीजन्स के साथ बिलोंग करते हैं, उसमें मुस्लिम्स भी होंगे, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें बाकी कम्युनिटीज़ के लोग भी हैं। तो 1982 में जब ये एसआरओ निकाली गई तो तब भी इसका कोई पर्पज़ नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब नौकरी ज्वाइन करता है तो उसको कोई डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है कि उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है या नहीं है। आज के हालात के चलते हुए एक आरटीआई में एप्लीकेशन डाल के सुनील जी, क्या आपको लगता है कि जो आरटीआई लगाई गई थी, हालांकि उसको बाद में निरस्त कर दिया गया, उसके पीछे साजिश थी, और क्या आपको लगता है कि रिविजिट करने की जरूरत है? ये पता करने की कोशिश की गई कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आरएसएस के साथ एफिलिएटेड हैं या नहीं, अगर हैं तो उनकी लिस्ट दी जाए। हमें लगता है कि ये शरारत है। ये शरारत इसलिए भी है कि आप नॉमिनेट करवा के सोचते हैं कि आप मिलिटेंट्स की मदद करेंगे और इन लोगों को टारगेट किया जाएगा, आरएसएस के वर्कर्स को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि बड़ी तादाद में आरएसएस के वर्कर्स जो है उनकी हत्याएं हुई हैं। लेकिन ये बेमानी है, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता नहीं, और इसलिए आरटीआई में जो एप्लीकेशन डाली गई उस आरटीआई की एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि 1982 में जो एसआरओ 209 निकाली गई, इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको दोबारा रिव्यू करे और आरएसएस को जो इसमें नॉमिनेट किया हुआ है उसको जो है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दर्शकों, कल ही हम चर्चाएं कर रहे थे कि जो कोविड-19 के दौरान जिन लोगों की डेथ हुई हैं, उनके परिवार के बच्चों का लालन पालन कौन करेगा? ये सरकार करेगी। सरकार ने आइडेंटिफाई भी किए थे 400 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके सर पर से माता या पिता का हाथ उठ चुका है। आज पीएम राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ के डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव को 10 लाख रुपए का चेक दिया। उन लोगों में वितरित किया जाएगा जिनके माता पिता नहीं है। हमारा जो गवर्नमेंट है टोटल 4000 है, उसके बाद लेकिन एक समाज के सदस्य होने के नाते हम अपना दायित्व कहाँ तक निभा सके,
ये एहसास हमें जिंदा रहे, ये हमारे लिए एक परीक्षा का मौका होता है। और विशेषकर हमारे बच्चे, और विशेषकर ऐसे बच्चे जिनके परिवार का यदि कोई मात्र ब्रेड विनर था, रोटी कमाने वाला, वो चला गया, तो उनके भविष्य की चिंता करनी केवल किसी पार्टी मात्र का ही काम नहीं, प्रशासन का मात्र का काम नहीं, बल्कि सारे समाज का दायित्व है। और मुझे लगता है कि इससे सबसे बड़ी प्रेरणा इसके लिए हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी, जब उन्होंने इन बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की भी घोषणा की, पढ़ाई के लिए इनको सहयोग और वजीफे मिले उसकी भी घोषणा की। दर्शकों, राजौरी की बात करेंगे। 2 दिनों में 23 बच्चे पॉजिटिव आए हैं। बच्चों की जब हम बात करते हैं तो वेव 3 में माना जा रहा है कि यंग और बच्चे उसमें शामिल हो सकते हैं, यानी उन पर ज़्यादा असर कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे 2 दिनों में 23 बच्चे पॉजिटिव आए हैं। जैसे कि मैंने बताया दर्शकों की चिंता का विषय यह है कि 23 बच्चे 2 दिन में पॉजिटिव आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गंभीर मामला बन जाता है। जमशेद मलिक हमारे सीनियर सहयोगी राजौरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, क्या कारण लगते हैं बच्चों का पॉजिटिव आना बड़ा अच्छा संकेत नहीं है? जी ना, बिल्कुल। अगर ये कहें कि कोविड-19 की दूसरी लहर में ये पहला मौका होगा कि राजौरी में एक दिन में 17 बच्चे पॉजिटिव आए हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम बताई जा रही है, जिसमें 4 साल का बच्चा भी एक शामिल है। ये जरूर एक चिंता का विषय है, मगर इस पे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि ये कुछ जब क्लोज कांटेक्ट जो लोग हैं उनकी सैंपलिंग का सिलसिला शुरू किया गया, या जो रास्ते में लोग आए उनका सैंपलिंग, या किसी के घर से कोई पॉजिटिव आया उसके बाद उनकी सैंपलिंग की गई तो वहां से बच्चे पॉजिटिव आए, कोई ऐसी चिंता की बात उनकी तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि नहीं है। मगर आज भी 80 पॉजिटिव नए मामले सामने आए, जिसमें से 6 फिर बच्चे आज दोबारा पॉजिटिव सामने आए, और इसका 2 दिनों में 23 बच्चे राजौरी में पॉजिटिव आए। ये जरूर एक चिंता का विषय माना जा सकता है, क्योंकि पहले ही जिस तरह एक्सपर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि तीसरी लहर भी आ सकती है, और तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा अफेक्ट किया जाएगा। मगर राजौरी में इस तरह का कोई माहौल नहीं है, मगर दहशत और टेंशन जरूर देखी जा रही है कि बच्चों का पॉजिटिव आना ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि राजौरी में पहला मौका होगा कि कल की तारीख में 17 बच्चे पॉजिटिव आए थे, और आज की तारीख में भी 6 बच्चे पॉजिटिव आए हैं, जो 18 साल से नीचे है। ये जरूर चिंता का विषय है। ये कहें कि कोविड के केसों में जरूर दिन ब दिन कमी भी होते देख रहे हैं, मगर बच्चों के पॉजिटिव आने का ये मामला जरूर चिंता का विषय बना चुका है। जी जनाब। जमशेद, आप ये बताइए, आपने खुद ही कहा कि 3rd वेव में बच्चे और यूथ जो है ज्यादा उन पर असर हो सकता है। क्या किसी डॉक्टर से आपने बातचीत की, कहीं ये 3rd वेव का कोई पहला हिस्सा तो नहीं है? जी बिल्कुल विनोद, डॉक्टर से बात हुई, उनकी तरफ से कहा गया है कि कुछ ऐसा नहीं है कि 3rd वेव जैसी कोई चीज नहीं है, मगर जिस तरह उनकी तरफ से ये चीजें सामने रखी जा रही हैं कि जहाँ पॉजिटिव मामले सामने आते हैं, या किसी के घर में कोई पॉजिटिव है, या माँ या बाप पॉजिटिव है, उसके बाद ये बच्चे भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। मगर चिंता का विषय नहीं, क्योंकि सब एसिम्प्टोमेटिकली जो भी आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, इनमें चिंता का कोई विषय नहीं है। हालांकि राजौरी में इससे पहले भी बच्चे पॉजिटिव आते रहे, मगर एक दिन में बहुत इतनी तादाद में बच्चे पहली बार पॉजिटिव आए, क्योंकि इससे पहले राजौरी में एक बच्चा था जो 2 साल का पॉजिटिव था, जिसकी हालत पहले तो बहुत बेहतर हुई थी, बाद में हालत उसकी खराब हुई और उसको यहाँ से जम्मू मेडिकल कॉलेज के लिए भेज दिया गया। मगर इन बच्चों के बारे में ये कहा जा रहा है कि इनमें से जो भी है उनको अभी तक घरों में ही है, वो यहाँ नहीं ला। प्रशासन की तरफ से कल ही एक आर्डर भी निकाला गया है कि जो भी लोग पॉजिटिव आएंगे उनको सीधे सेंटर में लाया जाएगा, मगर अभी तक ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे। मगर चिंता का विषय के साथ साथ ये भी एक राहत की बड़ी खबर थी कि राजौरी में पॉजिटिव केसों की संख्या में भी कमी आई और मरने वालों की संख्या में भी कमी है। हालांकि मरने वालों की तादाद जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो लगातार ही चल रही है।
मगर उसमें कमी जरूर काफी पैमाने पर देखने को मिली, क्योंकि राजौरी में एक दिन में 10-10 जैसे सामने आने लगी थी, वो भी लोगों के लिए चिंता का विषय बन चुकी थी। मगर आज की तारीख में अगर हम बात करें तो आज की तारीख में राजौरी में 80 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसमें 6 बच्चे भी हैं और 2 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है आज राजौरी में। इस तरह कोविड के केसों में और मरने वालों की तादाद में गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, मगर चिंता का विषय यह है कि जो बच्चे अब इसमें पॉजिटिव आने लगे हैं, जिस तरह अगर 2 दिन की बात करें तो 23 ऐसे लोग हैं जिनकी 18 साल से कम उम्र है, वो पॉजिटिव आए हैं। जी विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद। दर्शकों, कोविड-19 के कार्यकाल में इस दौरान हर एक व्यक्ति जिसने सेवा की है वाकई में महायोद्धा है। सफाई कर्मचारी से लेकर सीनियर फैकल्टी, बड़े से बड़े डॉक्टर, सब ने अपना अपना योगदान दिया है। लेकिन डॉक्टर शिवानी शर्मा ने एक अपनी मिसाल कायम की है। वो लखनपुर में तैनात हैं और लोगों के टेस्ट भी कर रही हैं। आपको बताते चले, वो खुद 8 मंथ की प्रेगनेंसी में है, यानी अपनी नन्ही सी जान को भी पाल रही हैं और एक मिसाल बन करके सेवा भी कर रही है। असल महायोद्धा वही कहलाते हैं। लिया इट्स माई जॉब टू सर्व द ह्यूमैनिटी। रिस्क तो रहता है प्रेगनेंसी में, तो बट कोविड ऐसी सिचुएशन है, इसलिए वॉर लाइक सिचुएशन, जैसे इंडियन आर्मी बॉर्डर्स पे अपने हमें प्रोटेक्ट करते हैं इवन वॉर, तो वैसे हमें एज ए फ्रंट लाइन अपनी जनता को प्रोटेक्ट करना है इस कोविड से। अगर हम ही पीछे चले गए तो कौन आगे प्रोटेक्ट करने आएगा उन्हें, तो इसलिए हमारा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, रिस्क के बिना नहीं होगा। अगर सब डॉक्टर यही सोचने बैठ के ये रिस्क है, इसमें नहीं करना है। भी हम मेडिकल डिपार्टमेंट में आते हैं, फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS, हमारा फ्रॉम द फर्स्ट डे वी टुक ऑथ कि हम हमेशा सर्व करेंगे ह्यूमैनिटी को, पीपल्स को सर्व करेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे अपनी ड्यूटी से। वही सोच के मैं आज तक जॉब कर रही हूँ। अदरवाइज़ अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है प्रेगनेंसी की वजह से, आई एम एबल टू डू द ड्यूटीज़। हमारे पास काफ़ी तरह के पेशेंट आते हैं। इस टाइम तो वैक्सीनेशन चल रही है, तो सारे हेल्दी पेशेंट्स ही आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, बट हमारी रूटीन OPD भी होती है, इसमें मल्टीपल डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे देख रहे हैं। OPDs में फीवर आते हैं, ट्रॉमास के साथ पेशेंट आते हैं, इवन उनमें से कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। मेरे पास वैक्सीनेशन करवाने में कुछ पेशेंट आए हैं, बाद में उनको देखा गया है वो एसिम्टोमेटिक थे बट पॉजिटिव आए हैं। तो हमारे पास मिक्स पेशेंट आते हैं। अगर उनको हम एडवाइस करते हैं नॉर्मल ट्रीटमेंट लाइक फीवर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। इन केस हमें लगता है ज़्यादा डिटोरेट हो रहा है, हम फर्दर उसको फॉलो करते हैं और उसको फिर रेफरल करते हैं अगर उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हम अपने लेवल पे ही मैनेज करने की कोशिश करते हैं। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने भी कहा है कि पॉजिटिव मामलों में गिरावट आई है, लेकिन सतर्कता बरकरार है। और इस समय तक हमारे पास सेकंड सर्च में 1385 केसेस हैं। और इसमें खुशी की बात यह है कि उसमें से 1125 केसेस जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। हमारे पास एक्टिव केसेस जो हैं वो 250 के आसपास हैं। आज के मिला के थोड़े से बढ़ जाएंगे। और ये एक बहुत अच्छी रिकवरी रेट है जो हमारा यूटी के एट पार है। इसके साथ साथ अगर मैं कैजुअलिटीज की बात करूं तो सेकंड सर्ज में किश्तवाड़ में 13 कैजुअलिटीज अभी तक हो चुकी हैं। 77% 45 प्लस जो कैटेगरी के लोग हैं वो हम उनको वैक्सीनेट कर चुके हैं। और अब हमारे पास जो बचे हुए लोग हैं इस कैटेगरी के 45 प्लस के वो कोई 10,000 के आसपास हैं जिनको हम वार फुटिंग पे वैक्सीनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट परेशानी ये है कि ये बहुत दूर दराज इलाका है। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।